सो ज़्यादा है। हेलो, आई होप नाउ इज इट बेटर? इट्स बेटर। तो अभी ऐसा है, ऑनलाइन इज इट ओके? द वॉइस इज ओके ऑनलाइन? दोज हु आर ऑनलाइन, यस वॉइस इज ओके ऑनलाइन। चलिए ठीक है, क्लास में तो अच्छा है, ऑफलाइन तो सब ठीक है। तो ऐसा है कि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ इनकम टैक्स। माय नेम इज आशीष गोयल एंड आई विल बी टेकिंग अप दिस सब्जेक्ट ऑफ इनकम टैक्स। आज से सुबह से आई थिंक दिस इज योर सेकेंड थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। आज 3 क्लासेस हो गई है, ये फोर्थ क्लास है, बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी कौन कौन सी क्लासेस हो गई? वन ग्रुप वन की क्लासेस लगी होगी ना अभी तो ग्रुप वन में कौन कौन सी क्लासेस हो गई? अकाउंट्स पढ़ लिया सुबह से, चलो अकाउंट्स एक सब्जेक्ट हो गया, और लॉ पढ़ लिया, लॉ की क्लास हो गई, और कॉस्ट की क्लास हो गई, और अब आ जाती है टैक्स की क्लास। तो ग्रुप वन के सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, चारों सब्जेक्ट। ग्रुप वन में 4 सब्जेक्ट्स हैं एंड दीज आर दी 4 सब्जेक्ट्स। अकाउंट्स 100 नंबर का, लॉ में 2 पार्ट्स हैं, आपको पता होगा, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस एंड अदर लॉज, और कंपनी लॉ। ठीक है, कंपनी लॉ इज देयर। तो ये 100 नंबर का है, 50-50 नंबर का है कंपनी लॉ। पता है ऐसा? आज कौन सी क्लास थी? कंपनी लॉ पढ़ा है आपको क्या? कंपनी लॉ पढ़ा है, ठीक है। तो दैट इज लॉ, एक अलग सब्जेक्ट है। कॉस्टिंग है अपना 100 नंबर का, और टैक्स भी है 100 नंबर का, ठीक है। और टैक्स में 2 हिस्से हैं, पार्ट ए विच इज इनकम टैक्स लॉ विच इज ऑफ 60 मार्क्स, एंड पार्ट बी विच इज इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, बेसिकली जीएसटी है ना, और इट इज ऑफ 40 मार्क्स। तो ऐसे 100 नंबर का अपना टैक्स का पेपर है। और फिर ग्रुप 2 आ जाएगा। ग्रुप 2 जो लोग करेंगे उनके लिए सब्जेक्ट्स रहेंगे, वो अलग सब्जेक्ट मैटर होंगे, ठीक है। तो मैं आपको पेपर 4 का पार्ट ए पढ़ाऊंगा, दैट इज इनकम टैक्स। पार्ट बी जो है वो आपको निखिल सर ही पढ़ाएंगे, जो कॉस्टिंग पढ़ा रहे हैं आपको, कॉस्टिंग वाले सर, राइट, दैट इज जीएसटी। ओके, अब इनकम टैक्स आपने पहले तो नहीं पढ़ा होगा, या टैक्स पहले तो नहीं पढ़ा होगा, स्कूल वगैरह में तो नहीं आता आजकल, टैक्स नहीं होता है ना, और फाउंडेशन में भी नहीं था। तो पहली बार हम इनकम टैक्स या टैक्स फॉर दैट मैटर पढ़ेंगे अभी इन दिस बैच। और देखिए ऐसा है कि जिन लोगों ने बीकॉम कर लिया होगा, कुछ लोगों ने बीकॉम कर लिया होगा, ये एक सब्सटैंशियल बीकॉम उनका हो गया होगा, वहाँ हो सकता है कि उन्होंने इनकम टैक्स पढ़ा होगा या टैक्स पढ़ा होगा। ऐसे बहुत ही रेयर लोग होंगे, जनरली मैं मान के चल रहा हूँ कि टैक्स आपने अभी नहीं पढ़ा। हो सकता है किसी ने बीकॉम में थोड़ा बहुत टैक्स या इनकम टैक्स पढ़ा होगा। खैर बीकॉम में जो पढ़ा वो बीकॉम है, ठीक है, आपको पता है वो बीकॉम है, उसका लेवल अलग है, सीए का लेवल अलग है, अप्रोच अलग है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो रिकॉग्निशन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लोग जानते हैं तो 2 चीज़ों के लिए खास जानते हैं। एक होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लोग जानते हैं, पुराने ट्रेडिशनली लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो जानते हैं, एक होता है वो लोग जानते हैं ऑडिट वगैरह के लिए, कि वो अकाउंट्स और ऑडिट में एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि अपना सब्जेक्ट ही अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है। तो अकाउंट्स एंड ऑडिट के एक्सपर्ट होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो एक तो लोग जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जानते हैं फॉर अकाउंट्स एंड ऑडिट, और दूसरा लोग जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जानते हैं तो वो जानते हैं फॉर टैक्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो इनकम टैक्स या जीएसटी के एक्सपर्ट होंगे। और तो जो अपन सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं आप समझ सकते हैं कि इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सपर्टाइज, चार्टर्ड अकाउंटेंट के एक्सपर्ट नॉलेज का सब्जेक्ट है। तो हमको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट
लोग हमको इससे पहचानेंगे, लोग जानेंगे कि अच्छा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनको टैक्स की कोई क्वेश्चन पूछो, क्वेरी पूछो, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लोग लेने आएंगे टैक्स के संबंध। इंटर में आपको ये सब्जेक्ट 100 नंबर का है, 60 नंबर का इनकम टैक्स, 40 नंबर का जीएसटी। सीए फाइनल में फिर वापस आपको टैक्स है। सीए फाइनल में इनकम टैक्स हो जाता है 100 नंबर का, और जीएसटी भी हो जाता है 100 नंबर का, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो भी हो जाता है 100 नंबर का। तो डायरेक्ट टैक्स 100 नंबर का, इनडायरेक्ट टैक्स 100 नंबर का, वो फाइनल में होता है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि इसका आगे क्या रेलेवेंस है, अभी पढ़ लिया तो फाइनल में इसका क्या रेलेवेंस है। और फिर फाइनल में एक अभी का जो सिलेबस है, आज जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस इज गोइंग टू चेंज। आज जो सिलेबस है उसमें फाइनल में एक ऑप्शनल पेपर भी होता है। उस ऑप्शनल पेपर में एक ऑप्शन होता है आपको इनकम टैक्स से संबंधित, इनकम टैक्स का एक छोटा सा पार्ट है, उससे संबंधित आपको एक ऑप्शन होता है इंटरनेशनल टैक्सेशन, तो वो 100 नंबर का अलग होता है। तो फाइनल में आप चाहो अभी के सिनेरियो में तो 300 नंबर का आपका टैक्स हो जाता है, इंटर में 100 नंबर का टैक्स हो जाता है। 300 मतलब 200 भी हो सकता है, इट्स योर चॉइस। आई मीन अगर आप वो इलेक्टिव पेपर लेते हो तो फिर वो 300 नंबर भी हो सकता है। तो सीए में अच्छा कंटेंट है, मतलब आप देखो अभी इंटर में 1 ऑफ द पेपर इज टैक्स, फाइनल में 2 पेपर्स आर ऑफ टैक्सेशन, सो इट्स अ गुड कंटेंट विच यू हैव टू स्टडी एज अ स्टूडेंट ऑफ सीए। और फिर उसके बाद अपना रिकॉग्निशन ही टैक्स के आधार पर है, जैसा मैंने कहा, तो अपने को अदरवाइज भी टैक्स अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, बेसिक बातें हैं, बेसिक बातों से अपन बात चालू कर रहे हैं। आने वाले 2-3 दिनों तक मैं ऐसी बेसिक बातें आपको बताऊंगा, बहुत सारी बातें हैं बेसिक जो मुझे आपको बतानी है। उसके बाद मैं इनकम टैक्स पढ़ाना चाहता हूँ। इनकम टैक्स चालू करने से पहले बहुत सारी इनिशियल बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। अब जो सब्जेक्ट है अपना इनकम टैक्स का, वो तो अपन पढ़ ही लेंगे। अपने सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ। अभी आपने सुबह पढ़ना चालू किया कंपनी लॉ, तो लॉ पढ़ना चालू किया। उसके पहले शायद जीवन में पहली बार सीए फाउंडेशन जब आपने दिया था तो वहां भी आपने लॉ पढ़ा था, है ना। वहां पे कौन कौन से लॉ होते थे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट एंड एलएलपी एक्ट। और कंपनी एक्ट होता था या कंपनी लॉ की जनरल जानकारी होती थी, जहां तक मुझे लगता है। एक्ट, कंपनीज एक्ट भी पढ़ाया जाता है। ओके, वेरी गुड। कंपनीज एक्ट 2013 थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ाया जाता है उसके बाद। तो ये अपन ने एक बेसिक पहली बार जीवन में लॉ पढ़ा, और उसमें आपको याद होंगे कुछ सेक्शंस पढ़े। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 10, व्हाट इज एन एग्रीमेंट एंड ऐसा कुछ, जो भी, मतलब मेरे को ध्यान नहीं है, मेरे को पढ़े हुए 20 साल हो गए। तो जो भी आपने पढ़ा होगा कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर वैलिड, इनवैलिड, इलीगल, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी, ठीक है। फिर अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आपने पढ़े, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा उसका लॉ पढ़ा। तो यू हैव डेफिनेटली स्टडीड लॉ इन द सीए फाउंडेशन। मैं आपसे ऐसे ही पूछ लेता हूँ कि लॉ क्यों होता है, लॉ की ज़रूरत क्यों है? इसके पहले तो आपने लॉ पढ़ा ही नहीं था, फिर भी चल रहा था सब, और अब सीए में आए तो आप लॉ पढ़ रहे हो। तो लॉ क्यों होता है? वाई डू वी नीड लॉ? कानून की जरूरत क्यों है? यस, माई क्वेश्चन इज टू ऑल ऑफ यू ऑफलाइन and all of you online. Online students can type it so that we can just try to read it out. Offline students, you can put the answer, raise your hand and answer it. Why do we need law? To regulate the people.
कानून की जरूरत इसलिए है ताकि लोगों को अनुशासित कर सके, उनको रेगुलेट कर सके, टू मेंटेन डिसिप्लिन, टू मेंटेन डिसिप्लिन। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। इक्वालिटी, कानून इसलिए है ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो, सबके साथ न्याय हो, सबको बराबर सा ट्रीटमेंट मिला जा सके, टू हैव इक्वालिटी। टू सॉल्व डिस्प्यूट्स, किसी में झगड़ा हो जाए तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, टू सॉल्व डिस्प्यूट्स। Yes, online people have come out to solve disputes and to have discipline. Law is needed for regulating the people, to have justice, न्याय करने के लिए, वही झगड़ा हो जाए तो न्याय करने के लिए। तो आपको रीजन पता है कि कानून की जरूरत क्यों है। एक सिंपल सी बात यह है कि देखो, इंसानों, ह्यूमंस जो हैं वो क्यों एक सोसाइटी फॉर्म कर पाए, क्योंकि उन्होंने कानून बनाया, उन्होंने एक सिस्टम बनाया, हर चीज का एक तरीका बनाया। सो दे कुड फॉर्म अ सोसाइटी। अगर कानून नहीं हो तो जंगल राज हो जाएगा, सब अपने हिसाब से रहेंगे, कोई चीज का सिस्टम नहीं रहेगा। जो कार है जैसे, तो कोई कार आगे की तरफ चलाएगा, कोई पीछे की तरफ चलाएगा, कोई लेफ्ट साइड चलाएगा, कोई राइट साइड चलाएगा, जिसकी जहाँ जैसी मर्जी आएगी वो वैसा करेगा। कहीं भी पार्क कर दी कार का एग्जांपल ले रहे, तो कार कहीं भी लगा दी, कुछ भी कर दिया, किसी में ले जाके ठोक ही दी, उसको लगा ऐसे ही कार रोकनी रहती है, सामने वाले पे ले जाके ठोक दो, बस कार रुक गई। तो कोई सिस्टम नहीं होगा तो लोग कैसे करेंगे। सो जंगल राज हो जाएगा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एनार्की। सुना आपने ये अंग्रेजी शब्द अनार्की आ जाएगी, हिंदी शब्द होता है इसका अराजकता, अराजकता आ जाएगी, सब लोग इनडिसिप्लिन्ड जंगल जैसे रहेंगे। तो कानून की जरूरत जरूर है, कानून होना चाहिए। कारण आपने जो भी बताया वो सब सही है। डिसिप्लिन आएगा, लोगों में समझ आएगी, रेगुलेट होंगे, कुछ लोगों में झगड़ा होगा तो अदालत में जाएंगे, अदालत वही कानून देखकर न्याय कर पाएगी। अगर कानून लिखा ना हो और हम कहते हैं अदालत से कि आप न्याय करो, तो जज की मर्जी पे चलेगा, कानून नहीं है। अब दो लोगों में कॉन्ट्रैक्ट है और उनमें डिस्प्यूट हो गया, तो एक जज कहेगा इनके फेवर में फैसला दो, कोई कुछ और कह देगा। तो क्योंकि कानून है, क्योंकि सिस्टम है, लिखा हुआ है, जज अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, लिखा हुआ है कानून में क्या करना है, जज वही करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये सब कारण जो आपने बताया बिल्कुल सही है। वी नीड लॉ फॉर ऑल दिस पर्पसेस। एक मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट और ऐसे ही ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ कहना चाहिए, नहीं तो आप बोलोगे कि हमने ही बता दिया ये। तो मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ कि कानून होना चाहिए टू हैव डेटरेंट। डेटरेंट का मतलब होता है रोक। अब देखो, मुझे पता है कि गलत करने के क्या परिणाम होंगे, तो मैं गलत करूंगा ही, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं चोरी करता हूं तो मेरे को जेल हो सकती है ना, और मर्डर करता हूं तो फांसी हो सकती है। तो गलत करने के परिणाम जब मुझे पता है, कानून में लिखा है, तो मैं गलत करने से अपने आप प्रतिबंधित हो जाऊंगा। अपने दिमाग में मैंने रिस्ट्रिक्शन बना लिया, ये तो नहीं करना, क्योंकि ये करने पे देखो जेल हो जाती है। तो दैट इज अ डेटरेंट, लोगों में अपने आप में एक रोक आ जाती है। तो कानून इसलिए भी होता है ताकि लोग वो गलत ना करें, उनको पहले से पता रहे कि गलत करने के ये परिणाम होंगे, तो लोग अपने आप से वो गलत नहीं करते। सो दैट इज अनदर फैक्टर, आई मीन जस्ट टू पुट अ पॉइंट फ्रॉम माय साइड, मैंने ये बताया। तो कानून होता है, बहुत अच्छी बात है, कानून होना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, इसीलिए अपन ने कानून पढ़ा। अब कानून दो प्रकार का होता है। कानून को हम लोग अक्सर डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी, सिविल एंड क्रिमिनल। अपन ऐसे ही कहते हैं ये क्रिमिनल लॉयर है, ये सिविल मैटर्स देखते हैं, वकीलों के लिए ऐसे ही कहते हैं ना, ये सिविल मैटर्स देखते हैं, ये क्रिमिनल लॉयर हैं। तो बेसिकली कानून के सब्जेक्ट को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। सिविल लॉ वो होता है जहाँ पे प्रॉपर्टी, ट्रांजैक्शन, इनसे संबंधित लॉ होता है।
और वहां पे कोई जेल वगैरह का प्रावधान नहीं होता है, मतलब जेल वाली बात एज सच नहीं होती है। जबकि क्रिमिनल लॉ वो होता है जहां पर ऐसी बातें होती है कि ऐसा कर दिया तो जेल हो जाएगी, दफा 302 में फांसी हो जाएगी, है ना, और चोरी किया तो दफा इसमें आपको 6 महीने की सजा हो सकती है, समथिंग लाइक दैट। तो वहां पे जो है वो क्रिमिनल लॉ के कुछ कानून के उदाहरण ऐसे ही मैं ले रहा हूँ। तो इंडियन पीनल कोड सुना होगा ना, भारतीय दंड संहिता। अपने को हिंदी मूवीज ने बहुत चीजें सिखाई है। देखो, जीवन का पहला लेवल का कानून का ज्ञान, अदालत का ज्ञान अपने को हिंदी मूवीज से मिला है। तो हिंदी मूवीज अपने को बताते हैं, वो जज कह रहे हैं कि दफा 302 के तहत इनको फांसी की सजा दी जाए, या दफा 307 या 304 लग जाएगी। तो समवेयर वी नो दोज सेक्शंस, ठीक है। ऐसे ही होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बेसिकली होता है कि अदालत में क्रिमिनल केसेस चलेंगे कैसे, प्रोसीजर कैसा होगा उसका, वो एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उदाहरण के तौर पे एक दो नाम ले रहा हूं। तो क्रिमिनल लॉ के ये कुछ उदाहरण। सिविल लॉ जो होता है, इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट पर सिविल लॉ आते रहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पर। अपना जो प्रोफेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, उसमें अपना जो फोकस है वो सिविल लॉ पे है। क्योंकि अपने को सीए बन के कोई मर्डर के केस तो लड़ना नहीं है। सीए बन गए, वो गए कोर्ट में मर्डर के केस में अपन कर, वैसा तो कुछ है नहीं। अपना जो सब्जेक्ट है सीए का, वो बेसिकली बिजनेस से संबंधित कानून अपने को पढ़ाए जा रहे हैं। आपको जो कानून पढ़ाया जाएगा पूरे सीए कोर्स में, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू बिजनेस ओनली। व्यापार से, कॉमर्स से संबंधित जो भी लॉ है वो आपको पढ़ाए जाएंगे। इसलिए आपको पढ़ाए गए, देखो आप इन सारे जितने भी लॉ आपने पढ़े, उसका थीम आपको रिलेट करो, दे आर रिलेटेड टू बिजनेस। कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। या अभी कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, पढ़ा आपने, इनकम टैक्स पढ़ोगे, है ना। तो इट्स ऑल रिलेटेड टू बिजनेस एंड थिंग्स रिलेटेड टू कॉमर्स। सिविल लॉ में बहुत सारी फील्ड्स हो सकती है। प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस या प्रॉपर्टी के कानून, कि जमीन पे किसका हक है, इनहेरिटेंस के कानून, किसी की मृत्यु पे उसकी संपत्ति किसको जाएगी, शादी का कानून, हिंदू मैरिज एक्ट, एक व्यक्ति कितनी शादी कर सकता है, शादी को कब हम लीगली सोलोमनाइज मानेंगे, वगैरह वगैरह, किस एज के बाद शादी होगी। बहुत सारे सब्जेक्ट पर कानून हो सकते हैं। आप अगर अपने सीए प्रोफेशन को देखोगे तो आपने एक कानून जो पढ़ा वो है, इट इज रिलेटेड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लॉ रिलेटिंग टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी को पार्टनरशिप फर्म बनानी है तो उसका कानून आपको बताया जा रहा है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। किसी को एलएलपी बनानी है, उसका एक कानून है, एलएलपी एक्ट 2008। किसी को कंपनी बनानी है, उसका एक कानून है, कंपनीज एक्ट 2013। किसी को कोई सोसाइटी बनानी है, उसका भी कोई कानून होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ठीक है। हो सकता है आपके सीए कोर्स में हो सकता है ना हो, और उसका कानून होगा, ठीक है। तो ये एक सब फील्ड ऑफ लॉ है। किसी को ट्रस्ट बनाना है तो उसका भी कोई इंडियन ट्रस्ट एक्ट होगा, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1872 माइट बी देयर। तो ऐसे अलग अलग कानून हैं। एक फील्ड ऑफ लॉ आपने जो पढ़ रहे हो वो है लॉ रिलेटिंग टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। एक फील्ड ऑफ लॉ जो आप पढ़ोगे, ठीक है, वो होगा लॉ रिलेटिंग टू टैक्सेशन, जो आपके सीए कोर्स में है, आपको पढ़ना है, क्योंकि वो कॉमर्स से संबंधित है, प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी से को रिलेटेड है। आपको मैरिज का लॉ, इनहेरिटेंस का लॉ, वो सब नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो अपने प्रोफेशन से इतना संबंधित नहीं है। अब जो टैक्सेशन है वो अपन, आपको पता होगा, दो हिस्सों में बांटते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। टैक्स को आप ऐसे ही कहते हो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अपने लिए डायरेक्ट टैक्स मतलब 60 नंबर, जिसमें आप एक डायरेक्ट टैक्स पढ़ोगे,
इनडायरेक्ट टैक्स मतलब 40 नंबर। ठीक है, कोई ऐसे एग्जांपल दे सकता है डायरेक्ट टैक्स के अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स? है ना, इनकम टैक्स चलो मैं लिख लेता हूँ, डायरेक्ट टैक्स एग्जांपल इनकम टैक्स। और कोई? प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स आजकल नहीं होता है अभी यहाँ पे इंडिया में, पहले होता था, कुछ साल पहले अबॉलिश कर दिया। प्रॉपर्टी टैक्स को हम लोग कॉरपोरेशन टैक्स भी कहते हैं, कॉरपोरेशन टैक्स। ठीक है, कोई somebody wrote कॉरपोरेशन टैक्स, तो इसलिए मैं बता। कैपिटल गेन टैक्स होता है, इनकम टैक्स में ही अपन पढ़ेंगे उसको, कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, अभी इनडायरेक्ट टैक्स के कुछ उदाहरण, जीएसटी, जीएसटी आप पढ़ोगे सीए इंटर में बिल्कुल, जीएसटी। और कस्टम, कस्टम ड्यूटी, और एक्साइज, और वैट, सर्विस टैक्स, सेस, सेस तो एक अलग चीज होती है, और एंटरटेनमेंट टैक्स। बहुत सारे होते हैं, ये कुछ उदाहरण है। स्टैम्प ड्यूटी होता है, जैसे स्टैम्प ड्यूटी सुनो, स्टैम्प ड्यूटी। चलो ठीक है, उदाहरण लिए थे अपन ने, तो ये हो गया। तो अभी टैक्सेस होते हैं, अपने को पता है, और अपने को दोनों टैक्स पढ़ने, सीए इंटर में डायरेक्ट टैक्स भी पढ़ना है, उसमें एक ही टैक्स पढ़ेंगे अपन, इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़ना है, तो उसमें अपन जो है उसमें भी एक ही पढ़ोगे आप इंटर में, जीएसटी, इनकम टैक्स एंड जीएसटी। बाकी कोई चिंता नहीं है, सीए फाइनल में भी थोड़े थोड़े टैक्स और पढ़ोगे, और ठीक है, तो पढ़ लोगे कुछ ना कुछ। अब मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, लोग बोलेंगे कि साहब आप बेसिक्स में क्या पढ़ाओगे 2-3 दिन, तो मेरे पास कुछ 5-7 सवाल हैं। वो सवाल मुझे लगता है कि अपने को जान लेना चाहिए बिफोर वी स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ इनकम टैक्स एज सच। क्योंकि अपने को इनकम टैक्स नहीं पढ़ना है, अपने को पढ़ना है इनकम टैक्स लॉ। तो लॉ के बारे में चीजें जानोगे तो इनकम टैक्स को अच्छे से पढ़ पाओगे, इनकम टैक्स लॉ को पढ़ पाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि देखिए बहुत सारी फील्ड ऑफ लॉ हैं, और उसमें छोटी सी एक ब्रांच है टैक्स, छोटी सी चीज है, और उसमें से भी छोटा सा सिंपल सा एक टैक्स है इनकम टैक्स। जरा सा अपना सब्जेक्ट है, 60 नंबर का, जिसका रेलेवेंस है इंटर में, फाइनल में 100 नंबर, जो अपने प्रोफेशन का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये मैंने आपको बताया अभी तक। अब मेरे पास एक सवाल है कि लॉ सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, एक सवाल है। फिर एक सवाल यह है कि टैक्स क्यों होता, व्हाई डू वी हैव टैक्सेस। फिर एक सवाल है कि व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। कोई लोग सोच भी रहे होंगे कि साहब आपने तो बोल दिया डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, हमने भी सुना है, और उसमें कोई टेक्निकली बताओ होता क्या है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद मेरे पास एक सवाल है कि इंडिया में लॉ कैसे बनता है, हाउ अ लॉ इज मेड इन इंडिया। फिर मेरे पास सवाल है कि लॉ इंडिया में कौन से सब्जेक्ट पे बन सकता है, सब्जेक्ट्स ऑन विच लॉ कैन बी। फिर मेरे पास एक सवाल है कि इनकम टैक्स का लॉ क्या बन सकता था, ठीक है, बन सकता था तो बना कैसे, वो कहानी इसी में मैं आपको बता दूंगा, और इनकम टैक्स के कानून का इतिहास बता दूंगा। हिस्ट्री वैसे भी अपना स्कूल का फेवरेट सब्जेक्ट था, सबको बहुत अच्छा लगता था, नींद बहुत अच्छी आती थी, मेरे को तो आती थी, पता नहीं
हिस्ट्री का सब्जेक्ट बहुत ही प्यारा था। तो इनकम टैक्स की भी हिस्ट्री बताऊंगा इंडिया की। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स का लॉ अपने को पढ़ना तो अच्छे से, देखो सीए कर रहे हैं, मैंने कहा इनकम टैक्स खास सब्जेक्ट है सीए का, तो इनकम टैक्स का लॉ अच्छे से पढ़ो, ऐसा मैंने कहा, कह तो दिया, पर अच्छे से पढ़ने के लिए क्या पढ़ना है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। और इतनी सारी बातें छोटी छोटी बताने के बाद फिर मैं अब आपको फाइनली बता दूंगा, पढ़ाना चालू करूंगा इनकम टैक्स, ठीक है, आफ्टर ऑल दिस। तो लेट मी स्टार्ट विद द लॉ सिस्टम्स। अभी देखो मैंने आपको बताया कि लॉ होता है, मैंने आपको ये बताया कि भाई लॉ की दो ब्रांचेस होती है, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, ठीक है। और इसमें से सिविल लॉ में आता है टैक्सेशन, और टैक्सेशन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब ऐसे ही आपने कुछ और लॉ पढ़े हुए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है, और जो भी लॉ पढ़े हैं। तो मेरा ये कहना है कि दुनिया भर के देशों में दो तरह के लॉ सिस्टम्स होते हैं। द एंटायर वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू, पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है। वो दो लॉ सिस्टम्स क्या होते हैं? हो सकता है आपने सुना दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई, जो रशिया के साथ है, जो अमेरिका के साथ है, वो पॉलिटिकल है। लॉ के आधार पर दुनिया को दो हिस्सों में बांटा जाता है। हैव यू हर्ड ऑफ इट? द एंटायर लॉ इज डिवाइडेड इनटू टू सिस्टम्स। यस, कैपिटलिस्ट एंड मोनार्क। वो अगेन इट्स अनदर वे ऑफ डिवाइडिंग द वर्ल्ड इनटू डिफरेंट सिस्टम। मोनार्क मतलब जहां राजा का सिस्टम है ना, वो अलग बात हो जाती है, वो अलग अलग एस्पेक्ट हो गया ना, मोनार्ची एंड डेमोक्रेटिक सेटअप, एंड दैट्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, नॉट सिस्टम ऑफ लॉ। सिस्टम ऑफ लॉ को कैसे बांटा जाता है दो हिस्सों में, मैं आपको बताता हूं। लॉ, पूरा लॉ, दुनिया भर में एक सिस्टम ऑफ लॉ होता है, एक तरह के देश होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं कॉमन लॉ कंट्रीज। सो वी हैव कॉमन लॉ सिस्टम। और दूसरे तरह के देश होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं सिविल लॉ कंट्रीज, सिविल लॉ सिस्टम। सुना है ऐसा कुछ? ऐसा कुछ फाउंडेशन में लॉ पढ़ा है आपने, ठीक है, पर लॉ पढ़ने के लिए शायद पहले ये बताया जाना चाहिए था कि भाई दुनिया भर में क्या सिस्टम चलता है, और हम जो इंडिया में पढ़ रहे हैं वो कौन सा सिस्टम है। दैट इज हाउ आई थिंक वन शुड स्टार्ट। पर वो बहुत एलिमेंट्री लेवल है, शायद वहां पे उतनी बातें करते तो आपको, आई डोंट नो हाउ यू वुड हैव थॉट ऑफ इट। तो अपन अब थोड़ा लॉ पढ़ चुके हो आप फाउंडेशन में। आज मैं अपनी तरफ से ये बात आपको बता देता हूँ कि आज से कुछ साल पहले, 200-300 साल पहले, आप सबको पता है ये चीज, पर मैं आपको एक्सप्लिसिटली बता दूं उसको। आज से 200-300 साल पहले दुनिया भर में मोनार्ची ही चलता था, राजा का राज्य ही चलता था। तो राजा होते थे, राजा की प्रजा होती थी, और राजा का एक दरबार होता था जहां राजा रोज कुछ समय के लिए बैठते थे न्याय करने के लिए। लोग आते थे और न्याय की गुहार लगाते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि साहब हमारे साथ ऐसा हो गया। राजा और उनके एक्सपर्ट्स, मिनिस्टर्स जो होते थे, वो सब मिलके उस परिस्थिति में न्याय करते थे। तो अकबर, बीरबल, या ठीक है, जो भी आपने पुराने राजा सुने होंगे, वहां कोई एक्ट वगैरह नहीं होता था, कानून एक्ट से नहीं चलता था, कानून चलता था कॉमन सेंस से, ठीक है। राजा के पास कोई आता था, उसने कहा साहब मैंने चोरी की, किसी ने पकड़ लिया कि साहब हमारी दुकान से चोरी कर रहा था, राजा न्याय करते थे। तो राजा उससे पूछते थे कि तुमने चोरी क्यों की? वो बताता था साहब मेरे घर में बहुत पैसे की जरूरत थी और जो भी आवश्यकता थी, तो मैंने इनकी दुकान से कुछ खाना चुरा लिया, कुछ भोजन चुरा लिया। तो फिर राजा कहते थे कि ठीक है, इनको 10 कोड़े मारे जाएं, चोरी क्यों करनी पड़ी, तुम मेहनत क्यों नहीं करते हो, 10 कोड़े मारे और छोड़ दिया। किसी और ने चोरी की,
तो राजा कहते थे भाई इनको हाथी से कुचलवा दो, के पास पहले ही बहुत पैसा है, चोरी कर रहे हैं ये तो, ठीक है। कोई और ने चोरी की, उनने कहा साहब हमको चोरी करनी पड़ी, तो उनने कहा ठीक है इनको जाने दो। तो अलग अलग तरीके से राजा न्याय करते थे। कोई रिटर्न कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ नहीं था। द लॉ वाज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस एंड लॉजिक, ठीक है। न्याय वो अपने विजडम से करते थे। ये लॉ सिस्टम बहुत अच्छा था, पर इस लॉ सिस्टम में कुछ कमियां थी। कोई कह सकता है इस लॉ सिस्टम में क्या कमी रही होगी? कोई कानून लिखित नहीं है, कॉमन सेंस से राजा न्याय कर रहे हैं, इस कानून में क्या कमी रही होगी? ठीक है, लोगों के साथ इक्वालिटी नहीं। किसी को लगता है कि देखो उसने चोरी की, उसको तो छोड़ दिया, मैंने चोरी की, मेरे को तो 10 कोड़े मारे गए, तो ये तो गलत है। तो लोगों को लगता था कि अन्याय कर रहे हैं राजा, इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है। उनके साथ अलग हो रहा है, हमारे साथ अलग हो रहा है, इनजस्टिस। और कुछ अपार्ट फ्रॉम दैट डेटरेंट नहीं था। लोगों को पता ही नहीं, एक व्यक्ति है उसको भूख लग रही है, किसी दुकान पे से मिठाई की अच्छी खुशबू आ रही है, वो गया मिठाई उठा के खा ली, उसको पता ही नहीं कि ये भी कोई अपराध है। हाउ डज ही नो? उसको पता ही नहीं कि ऐसा चोरी करना भी कुछ गलत होता है, उसको चोरी नहीं पता है। उसको लगा भाई अच्छी मिठाई बनाई उसने, अपने को भूख लगी खा लो, उसमें क्या बुरी बात है। फिर वो अदालत में गए, राजा के दरबार में गए, वहां जाके पता चला कि ये तो गलत हो गया अपने साथ, और अपने को तो हाथी से कुचलने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो द पॉइंट इज देयर इज नॉट डेटरेंट। लोगों के मन में डर ही नहीं है, पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है। पहले से ये जानकारी होती तो शायद अपन ये नहीं करते, ठीक है। सो दैट इज अनदर रीजन व्हाई सिविल लॉ सिस्टम वाज नॉट गुड। दैट इज कॉल्ड अ सिविल लॉ सिस्टम, जहां पर कॉमन सेंस लॉजिक पर कानून चलता था। कुछ उदाहरण दे रहा हूं कि भाई लोगों के साथ गलत होता था, राजा को भी नहीं पता कि न्याय कैसे करना, क्योंकि कोई लिखा नहीं है, तो सब कॉमन सेंस वगैरह पे चल रहा है, तो अन्याय हो जाता था। कई बार लोगों को लगता था कि अन्याय हो गया, ये सब बातें थी। तो नेपोलियन का नाम सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने 1804 में एक लिखित एंड कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ दिया, ठीक है। पहला बार दुनिया भर में लिखित कानून आया था 1804 में, और उन्होंने कहा कि ये जो राजा वाला सिस्टम है ये बहुत ही गलत है, क्योंकि सब लोगों के साथ अन्याय होता है। राजा बायस्ड होते हैं, किसी दुकानदार के प्रति राजा के मन में कोई झगड़ा है उसको, तो उसको गलत लगता है ये दुकानदार, तो उन्होंने कहा कि इसको कैसे भी पकड़ के लाओ, कोई भी गुनाह में पकड़ो और इसको हाथी से कुचलवा दो, राजा को ही तो न्याय करना है। तो वो इस तरह की चीजें होती थी। किसी पंडित के, क्योंकि वहां पे प्रीस्ट या पंडित का काफी इन्फ्लुएंस होता था दरबार पे, तो किसी प्रीस्ट को किसी व्यक्ति से तकलीफ है तो उसके साथ गलत करने का बहुत आसान तरीका था कि वो ये सब कर सकते थे। तो द पॉइंट इज कि ये जो सिस्टम ऑफ लॉ है ये इतना फेयर नहीं है, तो उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया था, एक कॉमन सिविल कोड या ऐसा कुछ दिया था। तो वो सिविल कोड 1804 में दिया था, और उनका कहना था कि लिखित सिस्टम होना चाहिए। वो सिस्टम ऑफ लॉ जो था, जो नेपोलियन ने दिया था, वो सिस्टम ऑफ लॉ यूरोपियन कंट्रीज ने अडॉप्ट करना चालू किया, और यूरोपियन कंट्रीज में यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने भी ये सिस्टम ऑफ लॉ अडॉप्ट किया। उनके हम कॉलोनी थे उनकी, ठीक है, हम उनके अंडर थे। सो उस समय 1857 की लड़ाई के बाद जब ब्रिटिश इंडिया फाइनली हो गया, ब्रिटिश इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर दैट, कि भाई अब तो ब्रिटिशर्स का ही है ये देश, तो ब्रिटिश इंडिया हो गया, ऐसे कुछ है। आपने थोड़ा इतिहास जानकारी हो आपको तो 1860 से उन्होंने इंडिया में भी एक लिखित कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ लाना चालू किया। उससे पहले इंडिया में लिखित कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ नहीं था, राजा वाला सिस्टम था।
ठीक है, राजा होते थे, उनका दरबार था, वही सिस्टम था। 1860 में पहली बार इंडिया में लिखित कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ आया। तो आप कोई भी एक्ट पढ़ लो, 1860 के पहले की एक्ट नहीं, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट टाइम दे गेव अ रिटन कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ। इंडियन पिनल कोड 1860, द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल लॉज, राइट। तो ये सिस्टम ऑफ लॉ इंडिया में ऐसे है, वी हैव अ कॉमन लॉ सिस्टम। आज के समय में दुनिया में कई सारे देश ऐसे हैं जो कॉमन लॉ सिस्टम फॉलो करते हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे हैव अ रिटन एंड कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ। पर अभी भी कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर सिविल लॉ सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है या मिक्स होता है। जैसे जनरली कॉमन लॉ है, पर कुछ सब्जेक्ट में राजा का इंटरफियरेंस रहता है, राजा ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कुछ देशों में मिक्स रहता है, कुछ सब्जेक्ट पे मिक्स रहता है। तो कॉमन लॉ सिस्टम इज द मॉडर्न सिस्टम, बढ़िया है। लोगों को पहले से पता है कानून क्या है, हम पढ़ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, उस कानून के हिसाब से अपन न्याय कर सकते हैं। जज को भी पता है कि कानून ये है, तो अगर किसी में डिस्प्यूट होता है, मामला कोर्ट में जाएगा, तो जज को भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। सो देयरफॉर वी हैव अ, डोंट वरी, वहाँ भूत रहता है, तो चिंता की बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल डोंट वरी अबाउट, वो चलता रहता है, विंड प्रेशर है, घबराना मत सच में। वहाँ पे कुछ आवाज होती रहती है, आई डोंट नो, कुछ लोग यहाँ देख रहे थे, तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल घबराओ मत, ठीक है। तो क्या हुआ कि वी हैव अ कॉमन लॉ सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, एंड इन द कॉमन लॉ सिस्टम वी हैव अ रिटन कोडिफाइड सिस्टम। जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने बहुत बुरा किया, पर कुछ अच्छी चीजें भी अगर अपन ढूंढे उनके साथ हुई, तो ये एक अच्छी चीज है, दैट इज वी हैड अ कॉमन लॉ सिस्टम, राइट। वी हैव अ रिटन एंड कोडिफाइड लॉ। रिटन कोडिफाइड लॉ इसीलिए अब हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसीलिए अपने सीए कोर्स में बिजनेस से संबंधित जो रिटन कोडिफाइड सिस्टम है वो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ विद दिस सेड, एक सवाल मैंने एड्रेस कर दिया कि दुनिया भर में कौन कौन से लॉ सिस्टम, ये मैंने आपको बता दिया। इंडिया इज अ कॉमन लॉ कंट्री बिकॉज वी हैव अ रिटन कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ। रिटन कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ बहुत अच्छा होता है, पर कभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें दो कमियां होती है जो अपन पढ़ेंगे, जो आप पढ़ रहे हो सीए में, उसमें दो कमियां होती है, ये मैं आपको बताऊंगा, कभी बताऊंगा। अभी एक जस्ट एक आइडिया दे दूं तो रिटन कोडिफाइड सिस्टम की एक कमी ये होती है कि जो लिखा है बस वही कानून है, दैट इज द सिस्टम, कि जो लिखा है वही कानून है, वही न्याय है। तो कई बार लोगों को लगता है कि जो लिखा है उससे हमारे साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। और दूसरा ये होता है कि जो लिखा है वो क्या लिखा है वो भी बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि अंग्रेजी में एक ही शब्द के कई मतलब होते हैं। तो कई बार होता है कि उनने कुछ लिखा, हमने कुछ समझा, हमने जो समझा उसको अपने इंटरेस्ट में जब समझने की कोशिश की तो कोई और ही अर्थ निकाल लिया उसका। अपन तो वैसे ही पढ़ते हैं ना चीजों को जिससे अपना फायदा हो, तो वैसे पढ़ने की कोशिश करके कुछ और ही मतलब बन गया उसका। तो यहाँ पर कानून का भाषांतरण, अंग्रेजी में कहूं तो इंटरप्रिटेशन, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि उनने क्या लिखा, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और ये दो कारणों से, क्योंकि लॉ में कई लोगों के साथ अन्याय हो जाता है, लिखित है वही सही है, और दूसरा रीजन है कानून का इंटरप्रिटेशन भी अलग अलग हो सकता है, तो उससे डिस्प्यूट्स होते हैं अननेसेसरी। तो इस कारण से जो कॉमन लॉ सिस्टम अपन लोग दुनिया भर में अभी अडॉप्ट करते हैं वो इतना अच्छा नहीं होता है। इसको डिटेल में बताऊंगा कभी और, आज थोड़ा एक जनरल आइडिया देगा। एनीवेज, कॉमन लॉ सिस्टम को अभी हुए ही कितना समय, 200 साल हुए। सिविल लॉ सिस्टम हजारों सालों से चल रहा था, उसके कुछ फायदे थे कुछ नुकसान थे, पर वो हजारों सालों से चल रहा था। कॉमन लॉ सिस्टम अभी नया है दुनिया भर के लिए, पर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव अडॉप्टेड कॉमन लॉ सिस्टम, ठीक है। अब
अब अपन आते हैं व्हाई डू वी हैव टैक्सेस। व्हाई डू वी हैव टैक्सेस, तो इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। व्हाई डू वी हैव टैक्सेस। हाँ जी, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप ही बता दीजिए व्हाई डू वी हैव टैक्सेस। यस प्लीज। टैक्स की जरूरत क्यों है? क्योंकि देश चलाना है, और देश चलाने के लिए चाहिए पैसे। सो टैक्सेस आर रिक्वायर्ड टू रन दी कंट्री। देश चलाने के लिए टैक्सेस चाहिए। और कोई टू डू डेवलपमेंट, टू डू मेक रोड्स एंड टू बिल्ड ब्रिजेस, है ना, टू फाइनेंस द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंट्री, वो सब इसी का हिस्सा हो गया मेरे ख्याल से। देश चलाना है तो सड़कें भी चाहिए, ब्रिज भी चाहिए, डैम भी चाहिए, सब चीजें वॉट एवर है, पूरा देश चलाना है तो वी रिक्वायर टैक्सेस। और कोई रीजन? इकोनॉमी डेवलप करना है, देश चलाने के लिए वो भी चाहिए। कल प्रॉमिस किया है हमने 25 साल में डेवलप्ड इकोनॉमी बना देंगे, फिर देश चलाना है ना। 25 साल में कैसे होगा डेवलपमेंट? आप ही तो दोगे उसका पैसा। हाँ जी, तो देश चलाने के लिए टैक्स की जरूरत है। सरकार की स्कीम चलाने की जरूरत है कि फ्री में भोजन देना है या सस्ते में देना है, लोगों को एजुकेट करना है, जो भी है, अभी पूरा देश चलाना है, तो सब के लिए वी रिक्वायर टैक्सेस। ये मेरे ख्याल से एक ही चीज, वन लाइनर किसी ने कह दिया, देश चलाने के लिए टैक्स चाहिए। यस। और कोई रीजन? somebody has put one reason, very interesting reason, वो ये कि भाई टैक्स इसलिए होता है क्योंकि अमीरों से पैसा लिया जा सके और वो पैसा लेकर गरीबों के बेनिफिट के लिए यूज किया जा सके। बेसिकली आपने सुना होगा टैक्सेस होते भी ऐसे ही है कि अमीरों से पैसा लेते हैं, अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगता है और गरीबों के लिए वो यूज होता है। तो इकोनॉमी तभी समृद्ध हो सकती है, समृद्धि तभी आ सकती है जब अमीरी और गरीबी के बीच में जो गैप है वो कम हो, है ना। तो इकोनॉमी को आपको समृद्ध बनाने के लिए क्या करना है? अमीरों से पैसा लेना है, टैक्स के रूप में वो पैसा लेते हो और वही गरीबों के बेनिफिट के लिए यूज करते हो। इसको हम लोग कहते हैं इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है हिंदी में न्याय। तो समाज में न्याय तभी हो सकता है जब अमीरी और गरीबी का गैप कम हो। So that is the reason we have taxes. Yes, you are right. We have taxes because taxes are required to have a developed economy that way. कि समृद्ध सब होना चाहिए। कुछ लोगों के पास ही पूरा पैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा अच्छा पॉइंट है। We require taxes to have equity. एक मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ, तो आप बोलोगे हमने ही बता दिया, तो एक मैं बता देता हूँ। एक रीजन जो काफी पॉपुलर रीजन है, आप लोगों को शायद अभी नहीं पता होगा, वो रीजन ये होता है कि सरकार क्या करती है, सरकार ये कहती है कि सब पे टैक्स लगेगा, पर जो अच्छा कुछ करेगा उस पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, जो खेती करेगा, एग्रीकल्चर, तो किसानों पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो अच्छे लोग हैं, देश को एक बेसिक नेसेसिटी दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, तो उन पे टैक्स नहीं लगेगा। जो सड़कें बनाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा, एग्जाम्पल के तौर पे उनको सोचना था कि अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करें? तो उनने कह दिया कि भाई सब पर इनकम टैक्स लगेगा, पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करेगा उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो अब जैसे ही लोगों ने सुना, अंबानी जी ने सुना कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे टैक्स नहीं लगेगा, तो उन्होंने कहा बाकी सब व्यापार में इतना मजा नहीं है, क्योंकि बाकी सब व्यापार में तो टैक्स लग जाता है। अपन मेहनत करते हैं, कमाते हैं, 35-30% कितना इनकम टैक्स लग जाता है। अपन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, सड़कें बनाएंगे, पोर्ट बनाएंगे बड़े बड़े, ठीक है, पोर्ट बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, शिपिंग पोर्ट्स बनाएंगे, क्योंकि उसमें इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो वहां पे प्रॉफिट कमाना टैक्स फ्री है। 100 रुपए कमाएंगे तो घर पूरे 100 रुपए ले जा सकते हैं।
तो देश के जो बड़े व्यापारी होते हैं वो अपने पैसे को, इकोनॉमिक रिसोर्सेस को यहाँ चैनलाइज करते हैं। टाटा ग्रुप ने सुना कि साहब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे टैक्स नहीं लगता है, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चालू किया। फिर उन्होंने कहा पावर जनरेशन जरूरी है एकदम, तो पावर जनरेशन पर टैक्स मत लगाओ अगर पावर जनरेशन को प्रमोट करना है। आई एम जस्ट पुटिंग दैट एग्जांपल कि सरकार अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को टैक्स के जरिए इंप्लीमेंट करती है। कैसे करती है कि यहाँ पर इंसेंटिव्स देती है। तो व्हाई डू वी हैव टैक्सेस? टू इंप्लीमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। सिगरेट को डिस्करेज करना है, कैसे करें? टैक्स बढ़ा दो। अल्कोहल को डिस्करेज करना है, टैक्स बढ़ा दो। दैट इज द वे सरकार ऐसी करती है ना। तो इकोनॉमिक्स और टैक्स को देखो हैंड इन हैंड, सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज को वो टैक्स के जरिए इंप्लीमेंट करती है। ये भी एक कारण होता है टैक्स रखने का, ताकि गवर्नमेंट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सके। ठीक है, आपको पता चला देखो थोड़ा कि टैक्स जो है क्यों होता है। इंडिया में टैक्स होता है, इंडिया में अपन पढ़ेंगे टैक्स। इनकम टैक्स भी है, जीएसटी भी है, प्रॉपर्टी टैक्स भी है। आपने नाम लिए बहुत सारे, वो सारे टैक्सेस हैं। कुछ एक दो अभी अबॉलिश हो गए होंगे, बाकी जो नाम लिए वो हैं। पता है इंडिया में कितने टैक्सेस हैं? केवल 163, मात्र 163 प्रकार के टैक्सेस। अपन पढ़ेंगे एक ही इनकम टैक्स, उसके अलावा 162 और होंगे, वो आप पढ़ लेना आपको जब फुर्सत मिले। जीएसटी तो आप पढ़ ही लोगे अलग से, बाकी सब आप पढ़ लेना अपनी फुर्सत में, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक में पढ़ा दूं मेरा काम हो जाएगा। सो वी हैव 163 टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ टैक्सेस। सरकार को देश बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश चलाना है। बहुत बड़ा देश चलाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है, बहुत सारे पैसे की जरूरत है, तो बहुत सारे टैक्स को लेते हैं। आप जो भी करते हो जीवन में उसमें कहीं टैक्स जुड़ा होता है। ठीक है, तो चलो टैक्सेस होते हैं, इंडिया में है, बहुत खुशी की बात है। और मेरी दाल रोटी तो उसी पे चल रही है, तो इसलिए टैक्स होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब पर दुनिया में ऐसे कुछ देश हैं जहां टैक्स नहीं होते। आपको पता होगा 40 ऐसे देश हैं, टोटल 194 कंट्रीज कहते हैं हम लोग दुनिया में। वो भी बड़ा डिस्प्यूटेड है। कोई कहता है हम भी एक देश हैं, कोई कहता है ताइवान भी एक देश है, कोई कहता है नहीं है तो हमारे हिस्सा है, तो वो भी डिस्प्यूट है। पर से 194 कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज करते हैं, अपन ऐसे ही कह देते हैं। तो 194 कंट्रीज में से 40 ऐसे देश हैं जो टैक्स लेते ही नहीं है, उनके यहाँ टैक्स नहीं होता। किसी अभी कोई कह रहा था दुबई में टैक्सेस नहीं होते हैं, मतलब आज थोड़े साल पहले तक तो नहीं होते थे, धीरे धीरे दुबई में भी वो टैक्स लाने लगे। आपको पता होगा दुबई में जीएसटी जैसा वैट है, गुड्स टैक्स है, वहां पे 5% कुछ ऐसा लगता है वैट। और अभी इनकम टैक्स भी वो धीरे धीरे लाते जा रहे हैं, हर साल थोड़ा थोड़ा दुबई में लाते जा रहे हैं। आई डोंट नो आपने सुना कि नहीं, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ अपनी तरफ से। बाकी हाँ, दुबई एक उदाहरण रहा है सालों तक जहाँ टैक्स नहीं होता था। और है मॉरिशस, सुना है मॉरिशस में इनकम टैक्स नहीं होता है। तो लोग घूमने जाते हैं, वहां क्यों जाते हैं? अच्छा सस्ता वगैरह होता है, सब बढ़िया चीजें, टैक्स नहीं होता है। स्विट्जरलैंड में टैक्स नहीं होता है, पता है स्विट्जरलैंड में नहीं होता है। तो अच्छे अच्छे काफी नाम है ऐसे, स्विट्जरलैंड, मॉरिशस, दुबई, मिडिल ईस्ट के कई देश हैं। फिर जो अरब कंट्रीज हैं उनके नाम आप लोग, जैसे कतर है ना, कतर में टैक्सेशन नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे देश हैं मिडिल ईस्ट में जहाँ टैक्सेशन नहीं होता। गल्फ कंट्रीज में टैक्सेशन अक्सर नहीं होता है। फिर आपको पता यूरोप में, जैसे मैंने स्विट्जरलैंड का नाम लिया, ऐसी एक छोटा सा देश है जिब्राल्टर, वहाँ नहीं है। फिर लिंचेस्टन करके एक जगह है, वहाँ टैक्सेशन नहीं है यूरोप में। आई डोंट नो हाउ मच ज्योग्राफी वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट। मेरा तो नहीं था, बाद में ही मैंने पढ़ा, जब सीए हो गया और ये सब चीज़ें पढ़ी तब जानकारी मिली। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ टैक्सेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इन देशों को हम लोग कहते हैं टैक्स हेवन, दे आर टैक्स हेवन।
तो व्हाई दे डोंट हैव टैक्सेस? टैक्सेस तो जरूरी है देश चलाने के लिए। अभी प्रधानमंत्री जी के प्लेन में पेट्रोल कैसे डलेगा अगर टैक्स नहीं है तो? विदेश कैसे जाएंगे वो भारत के विकास के लिए? तो उस देश के प्रधानमंत्री कैसे चलते हैं? उनका देश कैसे चलता है? सड़कें कैसे बनती है? ब्रिज कैसे बनते हैं? The question is this: why they don't have taxes? Why they become tax haven? Yes, दुबई का एग्जांपल लेते चलो। दुबई क्यों टैक्स हेवन बन सकता है? दुबई के पास क्या है? ऑयल है, एक ऐसी चीज, एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स जिसको वो कंट्रोल करते हैं, और उसके कारण हिस्टोरिकली दुबई जो है इट बिकेम अ टैक्स हेवन, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्स रहा है। हालांकि समय के साथ दुबई ने क्या किया कि उस नेचुरल रिसोर्स पे अपना डिपेंडेंस कम कर दिया। दुबई की जीडीपी का केवल 5% अब ऑयल से आता है, तो इसलिए उन्होंने टैक्स लगाना चालू कर दिया कि जब हमारा डिपेंडेंस ही नहीं है उसके ऊपर, तो हमको इकोनॉमी सिर्फ पेट्रोल के आधार पे, ऑयल के आधार पे नहीं चल सकती। पर जैसे सऊदी अरब है या कतर है, वहां पे तो ऑयल ही सब कुछ है, उनकी इकोनॉमी का एक मेजर पोर्शन है। कोई नेचुरल गैस को कंट्रोल करता है, कोई और रिसोर्स को कंट्रोल करता है, डायमंड को कंट्रोल करता है। जो नेचुरल रिसोर्सेस को कंट्रोल करते हैं उनके साथ क्या होता है कि उनको देश चलाने के लिए टैक्स की जरूरत नहीं है। वो तो देश इस नेचुरल रिसोर्स को एक्सपोर्ट करके ही चला लेते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं, फॉरेन करेंसी आती है, उससे रिसोर्सेस खरीदते हैं, उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो कर सकते हैं। ठीक है, सो दे डोंट रिक्वायर टैक्सेस टू रन द कंट्री बिकॉज दे हैव अ सरप्लस ऑफ रिसोर्सेस। और कोई रीजन व्हाई डू वी हैव टैक्स हेवंस? मैं आपको उदाहरण देता हूं कि देखो, चाइना भी टैक्स हेवन है। चाइना में एक एरिया है SEZ है जहां पे टैक्स नहीं लगते। इंडिया में भी है SEZ, सुना होगा। SEZ सुना है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं। तो चाइना का कुछ एरिया है जहां पे टैक्सेस नहीं होते। अपन कह सकते हैं चाइना फॉर दैट पर्पस टैक्स हेवन है, वहां पे टैक्सेस नहीं होते। तो चाइना क्यों टैक्स हेवन बना या इंडिया क्यों टैक्स हेवन है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चाइना की कहानी आप सबको पता होगी, इंडिया की कहानी आपको पता होगी। पोस्ट इंडिपेंडेंस तो हुआ कुछ ऐसा कि भाई हमारे देश में सब लूट के चले गए। चाइना भी आज़ाद तो अपने से बाद में ही हुआ, 1949 में या 1951 में, तो वो सब लूट के ले गए अभी वहां से। अब उनके पास जो है, उनके देश को डेवलप कैसे करें? उनकी इकोनॉमी सिमट गई। जो लोगों के पास पैसा है उनकी ज़रूरतों के हिसाब से ही इकोनॉमी में डिमांड आती है। वो डिमांड के लिए लिमिटेड इंडस्ट्री है, वही सप्लाई कर देती है, और वैसे ही चल रहा है। ठीक है, उससे वही लोग कमाते हैं। इकोनॉमिक साइकिल स्टेगनेंट है। इकोनॉमिक साइकिल बूस्ट कैसे होगी, इकोनॉमी ग्रो कैसे होगी? तो इकोनॉमिक ग्रो तभी होगी जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। चाइना ने इसको साबित किया। कैसे? चाइना ने कहा कि देखो, आप आओ दुनिया भर से कहीं भी आओ, चाइना में आके मैन्युफैक्चर करो, चाइना में आके मैन्युफैक्चर करो और उसको एक्सपोर्ट करो, क्योंकि आप जो मैन्युफैक्चर करोगे हमारे लोग तो उसको खरीद नहीं सकते, इतना पैसा नहीं है हमारे लोगों के पास। तो हमारे देश में आओ, मैन्युफैक्चर करो और एक्सपोर्ट करो। आप जो सॉफ्टवेयर बनाओगे हमारे देश में, वो हमारे देश के लोगों के काम का नहीं है, उसको बनाओ और एक्सपोर्ट करो। इससे चाइना को दो फायदे मिले। पहला फायदा कि चाइना में जब इंडस्ट्रीज आएंगी तो यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इकोनॉमिक साइकिल चलेगी, क्योंकि इनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, पैसा आएगा इनके पास, पैसा आएगा तो डिमांड आएगी। इनको भी अब कपड़े चाहिए, इनको भी रहने को घर चाहिए, व्हाटएवर, आई मीन इकोनॉमी में डिमांड आएगी तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए और इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, सप्लाई आएगा ऑटोमेटिकली, और इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी तो और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और डिमांड आएगी, इकोनॉमिक साइकिल चल जाएगी। और दूसरा फायदा ये होगा कि उनको एक्सपोर्ट से फॉरेन करेंसी, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा वो लोग करेंगे क्या? एक्सपोर्ट करेंगे मैन्युफैक्चर करके, फॉरेन करेंसी आएगी उससे, जिससे वो और गुड्स खरीद सकते हैं,
इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट? सो दैट वाज द आइडिया। वो आइडिया 1978 में चाइना ने अडॉप्ट किया लिबरलाइजेशन करके, इंडिया ने भी वो अडॉप्ट किया 1991 में। एंड अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज कैसे करें, कैसे बोले आओ चाइना, कुछ दिन तो गुजारो चाइना में, कैसे बोले अभी? तो उनने बोला कि भैया आप, ऐसा है कि यूएस में आप बिजनेस करते हो, जैसे एप्पल है, एप्पल यूएस में की कंपनी है, यूएस में बिजनेस करती है, वहां 40% इनकम टैक्स है। यही चीज आप चाइना में करो, चाइना में मैन्युफैक्चर करो, हम आपको इनकम टैक्स नहीं लेंगे, फ्री, टैक्स फ्री। आपको मैन्युफैक्चर पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री चाइना में मैन्युफैक्चर। बस आप तो आ जाओ चाइना पहली फुर्सत और इंडस्ट्री चाइना में सेटअप करो। हमारे पास बहुत लेबर है, हम आपको भरपूर मात्रा में लेबर देते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो अपनी फैक्ट्री में। सैमसंग कोरिया की कंपनी है, आओ चाइना में, हम आपको टैक्स फ्री कर देंगे। हर इंडस्ट्री को उन्होंने इंसेंटिव दिया कि आओ हमारे यहाँ पर एक जोन में आओ, SEZ में, डू मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट। धीरे धीरे चाइना की इकोनॉमी मल्टी फोल्ड डेवलप होती गई और ऐसा इंडिया भी कोशिश कर रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज कर रहा है। वी हैव बीन सक्सेसफुल इन दैट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो कई देश इसीलिए टैक्स हेवन बन जाते हैं, टू बूस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्लियर हुआ अभी क्या होता है? इंडिया भी थोड़ा सा ही टैक्स हेवन है, मेजरली तो यहाँ पे टैक्सेस हैं क्योंकि अपने को अपना बहुत बड़ा देश चलाना है। ठीक है, तो ये एक सवाल हो गया कि व्हाई डू वी हैव टैक्सेस। अभी आज यही रुक जाते हैं, एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा। बहुत सारी बातें पढ़ ली, छोटी छोटी, ऐसी छोटी छोटी बातें पढ़ते हुए वी विल गो टू दी फाइनल डिस्कशन एंड स्टार्ट विद द इनकम टैक्स। सो आई जस्ट स्टार्टेड माय डिस्कशन विद द थिंग कि आपने जो है ग्रुप 1 का पेपर 4 का ए पार्ट इनकम टैक्स लॉ है, वो मैं पढ़ूंगा। आशीष गोयल नाम है मेरा। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड, राइट? सो 60 मार्क्स इज माय सब्जेक्ट एंड बहुत सारे लॉ आपने पढ़े हैं, पर फर्स्ट क्वेश्चन कम्स आउट इज व्हाई डू वी हैव लॉ। तो आप सभी ने उसका जवाब दिया कि लॉ चाहिए टू रेगुलेट द पीपल, टू हैव डिसिप्लिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कानून चाहिए। कानून मेनली दो तरह का होता है, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। तो टैक्स जो है वो एक सिविल लॉ है और ऐसे ही कई सारे सिविल लॉज होते हैं। उसमें से कुछ आपके कोर्स में है, लाइक पार्टनरशिप, LLP, कंपनी का लॉ, या कुछ ट्रांजैक्शन का लॉ लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो ट्रांजैक्शन से संबंधित लॉ भी कुछ आपके कोर्स में है। टैक्स का भी लॉ आपके कोर्स में है, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में GST। Then we have two law systems across the world. One is this civil law system, another is the common law system. And most of the countries right now follow the common law system, जहाँ पर एक लिखित कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ होता है। हर चीज का जो भी है कानून वो लिखा हुआ है। तो अदालत के पास खुद का डिस्क्रिशन बहुत ज्यादा नहीं रहता है, जो भी कोडिफाइड सिस्टम है उसको देख के ही वो न्याय करते हैं। फिर टैक्स की जरूरत क्यों है? तो टैक्स की जरूरत अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूँ कि देखो, इंडिया में हमारा जो सिस्टम ऑफ लॉ है, आपको पता है, वो अडॉप्ट किया था यूके से, क्योंकि हम उनकी कॉलोनी थे। यूके का जो सिस्टम ऑफ लॉ है वो अडॉप्ट किया उन्होंने नेपोलियन वाला, विच इज ऑफ द लैटिन कंट्रीज। ठीक है, तो इसीलिए जब अपन इंडिया का लॉ सिस्टम पढ़ते हैं तो अपने लॉ सिस्टम में लैटिन वर्ड्स हम पढ़ते हैं, क्योंकि अपना जो सिस्टम ऑफ लॉ है वो इवॉल्व वहां से होता है। हमने उनको फॉलो किया, यूके को, उन्होंने किसी और को फॉलो किया, लैटिन कंट्रीज को। तो इसीलिए हम वो कई आपने पढ़ेंगे, वॉइड एब इनिशियो और क्विड प्रो क्यू, ऐसे वर्ड्स पढ़े होंगे ना आपने। तो क्यों पढ़ते हो? इसलिए पढ़ते हो क्योंकि हमारा जो सिस्टम ऑफ लॉ है वो ओरिजिनेट होता है लैटिन कंट्रीज। फिर एक ये मैंने बताया कि भाई टैक्सेस क्यों होते हैं, तो आपसे ही पूछा मेनली कि देश चलाने के लिए टैक्स की जरूरत है, अमीरों से पैसा लेके गरीबों के बेनिफिट के लिए यूज करने के लिए टैक्स की जरूरत है, एंड इकोनॉमिक्स वगैरह जो है उसके लिए टैक्सेशन की
जरूरत है, इकोनॉमिक पॉलिसीज को सरकार इंप्लीमेंट कर सके, उसके लिए टैक्स की जरूरत है। कुछ देश होते हैं जो टैक्स हेवन होते हैं, जहाँ टैक्सेस नहीं होते, तो बेसिकली या तो उनके पास ऐसा कोई रिसोर्स है जिसके कारण उनको टैक्स की जरूरत नहीं है देश चलाने के लिए, या कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह को वो इनकरेज करना चाहते हैं। सो दे गिव इंसेंटिव कि हमारे देश में आओ, हम आपको टैक्स नहीं। सो दैट इज द थिंग वी हैव डिस्कस्ड राइट। थैंक यू वेरी मच।